अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सेल्स टैक्स इज़ रजिस्ट्रेशन। तो जी रजिस्ट्रेशन आती है सेक्शन 14 के अंदर और इसको डिफ़ाइन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन सादे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो उसका मायने ये है कि किसी भी बंदे का सेल्स टैक्स एक्ट जो आया 1990 के अंडर उसके तहत जो है वो रजिस्टर्ड होना है। उसको आप क्या कहेंगे? रजिस्ट्रेशन कहेंगे। और जितना भी ऑफिशियल गज़ट होगा, नोटिफिकेशन होगा, अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो वो उसके अंदर पब्लिश वगैरह होंगी। और सिंपली रजिस्ट्रेशन से मुराद यही है। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। कि रजिस्ट्रेशन क्या कहती है जी? आपको टैक्सेबल सप्लाईज देना ज़रूरी है, नंबर 1। और उसमें आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी दे सकते हैं। हम ज़ीरो रेटेड के बारे में पहले बात कर चुके हुए हैं। लेकिन बात यह है कि वो आपकी सेल्स टैक्स के अंदर जो है ना वो मेंशन होना ज़रूरी है। मेंशन कैसे होंगे? आप टैक्सेबल सप्लाईज कैसे देंगे पाकिस्तान के अंदर के? सबसे पहली बात यह है कि या तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे, ठीक है, आप कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। रिटेलर हो सकते हैं जो कि सप्लाईज खुद लेते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। इंपोर्टर हो सकते हैं जो कि बाहर की अशिया को पाकिस्तान में मंगवाते हैं और रजिस्टर्ड हैं आप। या फिर एक्सपोर्टर हो सकते हैं कि पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को बाहर बेचते हैं, तो फिर तो आप ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट्स को क्लेम कर सकते हैं। या आप जो है वो उन होल सेलर हैं कि आपका काम सिर्फ इतना है कि टैक्सेबल सप्लाईज को लेना, उनको आगे देना और ख़त्म, सप्लाई कर देना, बात ख़त्म। नेक्स्ट वी हैव कि ऐसा पर्सन जो कि एंगेजिंग इन टैक्सेबल सप्लाई में, तो लॉ कहता है कि कहीं ना कहीं वो जो है आपकी टैक्स कलेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं या टैक्स पेयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसीलिए उनका रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स के रूल्स किन पे लगेंगे। तो सेल्स टैक्स रूल नंबर 3 2006 जो है वो कहता है कि सेल्स टैक्स रूल 2006 जो है वो कहता है कि इन लोगों पे अप्लाई होंगे। सबसे पहली बात ये कि बंदे का सेल टैक्स के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर वो सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर है तो वो सेल्स टैक्स के रूल को भी फॉलो करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप इस कॉलेज के रूल फॉलो करते हैं, बट अदर देन दैट स्टूडेंट कोई और होंगे तो वो इस कॉलेज के रूल फॉलो करने के पाबंद नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ हियर, बट यू आर बाउंड। तो इसलिए जो है सेम होगा बिल्कुल, जो सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर होगा वही सेल्स टैक्स के रूल्स को जो है वो फॉलो करेगा। कोई भी ऐसा बंदा जिसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, या कोई भी ऐसा बंदा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसकी रजिस्ट्रेशन को अपडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का बंदा जो कि ब्लैक लिस्ट नहीं था और उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई हो, सस्पेंड कर दी गई हो, तो उसको दोबारा रजिस्टर होना चाहिए। या इस तरह का बंदा जिसको री रजिस्टर्ड होना चाहिए, डी रजिस्टर्ड, सॉरी डी देखें जब भी हम लगाते हैं किसी भी वर्ड के साथ तो उसके मायने बदल जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल हुई, फिर डी रजिस्टर्ड का प्रोसेस है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है। नाउ वी हैव द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के लिए क्या करना है। रूल नंबर 5 हमारे पास अवेलेबल है। रूल नंबर 5 के मुताबिक किसी भी बंदे को जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज मुहैया करने से पहले जो है वो सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। और पहली बात ये कि उसका नाम जो है वो STR लिस्ट जो है, STR1 लिस्ट, यानी कि ये है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, यानी कि इस तरह की लिस्ट में उसका नाम ना हो। और सेकेंडली वो जो उसका RTO है, यानी कि जो उसका रीजनल टैक्स ऑफिस है, उसके पास में सबसे करीबी जो उसका रीजनल टैक्स ऑफिस है उसका वहाँ पर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये है कि कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि नीचे उनको पूरा करना ज़रूरी है अगर वो इंडिविजुअल के अलावा हैं। लेट सपोज अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी वहीं पर रजिस्टर्ड होगी जहाँ पे उसका हेड ऑफिस नॉर्मली लोकेट होगा। और अगर कोई इस तरह की कंपनी है जो कि एंगेज है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें बना रही है, तो फिर वो जहाँ पे उनका हेड ऑफिस होगा वहाँ पे वो जो है फिर अपना आपको रीजनल टैक्स ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड करेंगे। या इसके अलावा कोई इस तरह की कंपनी है जो कि बिज़नेस में, मैन्युफैक्चर में या मेन बिज़नेस के अलावा किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो फिर अपने RTOs के साथ ही रेलिवेंट के साथ रजिस्टर करेंगे। या फिर आपके पास अगर जो है वो आपकी आ जाती हैं जी, आपकी इनकॉर्पोरेटेड आ जाती हैं, आप दूसरे बिजनेसेस कैरी कर रहे हैं, आपकी जुरिडिक्शन यानी कि आपकी हदूद चेंज हो जाती हैं, तो फिर आप अपने नियरेस्ट के साथ ही जो है वो कनेक्ट करेंगे। या फिर आप इस तरह के बंदे हैं जो कि सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप हैं और आपका जो बिज़नेस प्रेमिसेस है और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर लोकेट कर रहा है। लाइक जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम कर रही हैं, जबकि उनके हेड ऑफिस जो हैं वो लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं। तो फिर उनको जो है जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है वहीं पे उनको फिर अपना आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो कि अटैच करने ज़रूरी हैं रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के साथ साथ। उसमें जी CNIC तमाम ऑनर्स के, डायरेक्टर्स के सर्टिफिकेट्स, आपका इनकॉर्पोरेशन है, अगर आप कंपनी हैं या आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं, या आपके बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स,
और फिर आपकी जो जगह है जहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी जो है वो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, उसके रेंट के एग्रीमेंट्स वगैरह वो रिक्वायर्ड है। आपके यूटिलिटी बिल्स कितने आते हैं, आपको गैस, लैंडलाइन, फ़ोन कितना ज़्यादा एक्सपेंस पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपकी जीपीएस टैगिंग होगी, यानी कि आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होगी, आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, बिजनेस की प्रेमिसेस की, ऑफिस इक्विपमेंट कौन से आप यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपके पास मशीनरी कौन सी हैं, कौन सी मशीनरी इंस्टॉल की गई हुई है, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कैसे है, कि आप डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं या आपने फ्रेंचाइज ली हुई है, किस तरह से है, आपकी बैलेंस शीट क्या है, एक साल में आपने कितना अर्न किया है, और आपकी ब्रांचेस अगर हैं या मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आपके एक से ज़्यादा स्टोर पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके फिर, जबकि जो एप्लीकेशन जो है वो आपकी स्टॉक है आपका, वो आपने कितनी टैक्स पेड किया है, आपने उससे कितना को बेनिफिट लिया है। दिस ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी अटैच while applying for the registration of the sales tax। तो सेल्स टैक्स के लिए अप्लाई करते हुए आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। इसके बाद हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कितने डेज़ में अप्रूव होती है। तो जी अगर आपकी लो रिस्क एप्लीकेशन है, यानी कि आपका नाम जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग में नहीं आता है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बड़ी जल्दी अप्रूव हो जाएगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होगी, सब कुछ वगैरह पेपर वर्क के बाद, और अगर आपका नाम आ रहा है लिस्ट के अंदर तो फिर आपकी फर्दर स्क्रूटनी की जाएगी। इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो जो हैं आपके विज़िट करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो 3 वर्किंग डेज़ वो लेते हैं, और अगर आप जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं तो वो मिनिमम 7 डेज़ जो है उनको रिक्वायर होते हैं कि वहाँ पे जाके आपके प्रेमिसेस को देखने में, आपकी सारी मशीनरी सब कुछ चेक करने में और रिपोर्टिंग करने के लिए इतना टाइम रिक्वायर होता है। तो जो है अगर आपकी लो रिस्क स्कोर होगी तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाता है, और अगर ज़रा हाई रिस्क में आता है तो फिर आपकी फर्दर स्क्रूटनी और इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नाउ वी हैव टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन। रूल 5A जो है वो डिफाइन करता है कि कुछ इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे टेम्प्रेरी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है। जैसे अगर कोई बंदा है उसने मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट नहीं की, लेकिन उसने सेल्स टैक्स के लिए अपने आप को पहले रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है, तो फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि उसे 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर एक लेटर इशू हो जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, बट ही हैज़ टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स विद इन 60 डेज़, यानी कि 60 दिन 2 माह तक उसके पास टाइम है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट करवाए। तो जब वो जो है मैन्युफैक्चर जो है उसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है उसे मशीनरी इंपोर्ट करनी है, तो वो मशीनरी भी इंपोर्ट कर सकता है फिर बाहर से, और उसे फिर पोस्ट डेटेड यानी कि अपनी डेट्स ख़त्म होने के बाद के चेक्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाने होते हैं, जिसमें 3% जो है वैल्यू एडिशन टैक्स वगैरह जो ड्यूटीज़ वगैरह उसकी मशीनरी वगैरह पे होगी वो भी पे करनी होगी, तो इसीलिए उसे अलाउ कर दिया जाता है। टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, टर्मिनेट होता है किसी चीज़ का खात्मा करना, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जब कोई बंदा जो है वो 60 दिन के अंदर अपनी फर्निश नहीं कर पाता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो आपकी मशीनरी भी इंस्टॉल नहीं हुई है और आपकी जीपीएस टैग जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स थी वो आपने जमा नहीं करवाई हैं, तो क्या होगा कि 60 दिन के बाद जो है आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी जो आपको टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन की गई थी, और नतीजतन जो आपके पोस्ट डेटेड चेक्स जो हैं ज़मानत के तौर पे जो आपने दिए गए थे वो इनकैश हो जाएंगे, यानी कि वो कैश करवा लिए जाएंगे। नो इनपुट एडजस्टमेंट टैक्स, यानी कि अगर कोई बंदा जिसके पास टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन है और वो जो है वो फिर क्या करेगा कि वो हर महीने अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, लेकिन वो सेल्स टैक्स की इनवॉइस जो है वो इशू नहीं करेगा, और ना ही वो इनपुट टैक्स जो है वो अपना एडमिसिबल उसके लिए होगा इनवॉइस के लिए। यानी कि जो टेम्प्रेरी होल्डर हैं वो बिल्कुल भी अपनी जो है वो सेल्स टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट करवा सकते हैं। नो सेल्स टैक्स रिफंड, अगर कोई बंदा जो है टेम्प्रेरी बेसिस पे जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो वो अपना सेल्स टैक्स रिफ़ंड नहीं करवा सकता है, ना ही उसका जो इनपुट टैक्स है अगर वो ये कहे कि मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करवा लूँ या मैं आगे मंथ्स में पे करवा लूँ तो अपने रिटर्न के मुताबिक, तो वो अपने सब्सीक्वेंट टैक्स पीरियड्स के लिए ऐसा जो है वो कर सकता है, लेकिन उसको सेल टैक्स रिफ़ंड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन जो लोग भी करवाते हैं उनके लिए कन्वीनियंट है, उनको अलाउ किए गए हुए हैं सेल्स टैक्स की तरफ से।